नमस्कार। तो चलिए इस अध्याय में हम अपना जो साड़ी के बारे में जो भी पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट को एक बार पूरा संक्षेप में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा उसे। आप भी आपको भी आप जब भी आप कोई अध्याय समाप्त करें आप पढ़ें तो उसके क्रम में आप अपना एक संक्षिप्त नोट जरूर बनाएं जो एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होता है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं आपके पास समय नहीं होता रिवाइज करने के लिए, तो उस समय आप इसका प्रयोग करके और क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को तुरंत रिकॉल कर सकते हैं और वो बहुत ही हेल्पफुल होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, बहुत सारा समय बचाने में। तो चलिए देखते हैं कि साड़ी के संक्षेप में हमने क्या पढ़ा और क्या उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही ब्रीफ में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हमने देखा कि कोई साड़िक है, अगर ए कोई भी हुआ है ए है तो इसका जो साड़िक है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो बड़ी लाइनें होती हैं उनके बीच में ए लिखते हैं। ये हमारा मॉड नहीं है, साड़िक है रिप्रेजेंटेशन का। और किसी भी आयु से संबंधित कोई हम संख्यात्मक मान संबद्ध कर सकते हैं, राइट। वही उसकी साड़िक होती है, संख्यात्मक मान, राइट। और इसे जैसा कि हमने कहा डिटर्मिनेंट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ए जो मैट्रिक्स है हमारा आव्यूह है और डिटर्मिनेंट उसके दो बड़ी लाइन के रूप में। अब हमने ये भी देखा था कि जो साड़ी का विस्तार होता है, साड़ी का विस्तार, तो इसमें हमने देखा था कि अगर कोई साड़ी है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, राइट, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें वो एलिमेंट के बराबर होगी। दूसरा हमने देखा था कि अगर कोई साड़ी जो आर्डर दो है जिसमें दो एलिमेंट है, जैसे A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, राइट, तो इसका जो विस्तार होगा वो किस प्रकार का होगा। इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 A22 माइनस A21 A12, राइट। इसी क्रम में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास तीन आर्डर का साड़िक है, मान लीजिए है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। तो इसका अगर विस्तार करेंगे तो कैसे करेंगे, दो इसके छोटे क्रम में, तो हम किसी रो और किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में पकड़ के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए अगर रो 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसको A11 और जो इसका रिमेनिंग ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो बाकी मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट बचेगा, उसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइड हो जाएगा A22 A23। और ये पता है आपको ये जो ऑर्डर 2 का है उसे कैसे आप एक्सपेंड करते हैं, राइट। A32 A33 और ये जो तीसरा एलिमेंट होगा A-1 टू पावर आई है, तो ये माइनस होगा यहाँ पे A12 और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट एलिमेंट बचेगा ये बचेगा A23 A31 A33। इसी प्रकार थर्ड एलिमेंट के लिए करेंगे, थर्ड A13 और जो रिमेनिंग एलिमेंट डिटर्मिनेंट होगा ये कॉलम छोड़ देंगे तो मिलेगा A21 A22 A31 A32, राइट। तो ये तो हो गया हमारा कैसे हमारा वैल्यूज मिलेंगे। और रिमेंबर जो हमने वैल्यू लिया है यहाँ पे -1 टू द पावर आई प्लस जे, तो आप मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए देखें तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। इसी प्रकार ये माइनस प्लस माइनस और ये होगा आपका प्लस माइनस प्लस, राइट। तो ये हो गया कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसे इस प्रकार में और आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं साड़ी के गुणधर्म। क्या हमने देखा था, गुणधर्म जो था साड़ी से रिलेटेड। तो हमने सबसे पहला देखा कि अगर कोई साड़ी है आपका, मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। अगर सारे रो और सारे कॉलम को इंटरचेंज कर दें, अगर इसको A1 A2 A3 कर दें, जो ये रो है इसको कॉलम बन जाए, B1 B2 B3 कर दें या C1 C2 C3 कर दें, तो हमारा जो उसका डिटर्मिनेंट है जो साड़िक है उसका मान बदलता नहीं है, सेम होता है, राइट। तो ये दोनों इसका ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रांसपोज होगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम होगा, राइट। दूसरा हमने देखा कि अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A33 A23 A31 A32 A33 है, राइट। इसमें अगर आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, राइट, मान लीजिए A1 R1 को हमने R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो उसका साइन चेंज होगा। तो मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू इतना है, तो अगर हम इसको इस प्रकार लिखें, अगर हमारा इसका R1 R3 को इंटरचेंज कर दें तो हमारा मान लीजिए A31 हो जाए, A32 हो जाए, A33 हो जाए, ये मान लीजिए सेम है, A121 है, A22 है, A23 है, और ये हमारा इंटरचेंज हो गया R1 से, तो R12
A13 है, राइट। इसकी जो वैल्यू होगी ये माइनस डेल्टा होगी, इसका सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा, ये देखा था हमने। तीसरा गुणधर्म हमने ये देखा था कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर उसके कोई सारणिक है, उसके दो रो या दो कॉलम सेम है, मान लीजिए ABC है, DEF है, और मान लीजिए भी ABC है, राइट। तो इस स्थिति में जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसका एक फैक्टर ये भी यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा कोई डिटर्मिनेंट है ABC है, DEF है, और ये कोई मल्टीप्लिकेशन ना प्रोपोर्शनली है, KA है, KB है, KC है, राइट। तो प्रोपोर्शनली वैल्यू है, तो इस स्थिति में जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं के फैक्टर कॉमन होगा। इसका मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट, कोई भी सारणिक है, उसमें किसी रो में या किसी कॉलम में कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो उसको के को हम बाहर ले सकते हैं और हमको रिमेनिंग वैल्यू वैसे ही लिखा जा सकता है, DEF यहाँ पे हो जाएगा ABC, जो कि फैक्टर आउट हो गया है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई कोई इस प्रकार का मैट्रिक्स मिलता है जिसके दो रो के सारे एलिमेंट सेम है, जस्ट लाइक दिस, राइट। तो ऐसे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा इसका 0 होगा, क्योंकि इसमें दो रो कॉलम या कोई दो कॉलम अगर सेम हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ध्यान रखें हैं कि किसी भी रो या किसी कॉलम में कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाइड है तो उससे कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं। ये थोड़ा हमारा जो आव्यूह है उससे डिफरेंट है। आव्यूह में हर एलिमेंट से जो फैक्टर बाहर आता था अगर के हम बाहर लेते हैं, बट डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम से वो बाहर ले सकते हैं। फिर हमने देखा था कि कोई डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, अगर मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, राइट। तो इसमें अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए R1 को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने R1 प्लस के R3 से, या आपने R2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया R2 प्लस के R1 से, या आपने C1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया C1 प्लस के C2 से, राइट। तो ऐसी स्थिति में जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, वो हमारा क्या होगा, सेम डेल्टा मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट ये ऑपरेशन हमारा बहुत यूजफुल हो जाता है जब हम इस डिटर्मिनेंट को और सिंप्लीफाई करते हैं, ताकि हम हमारे किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज मिल जाए, जिससे हमारा वो कैलकुलेशन, कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन और ईजी हो जाए। तो वहाँ पे ये बहुत ही उपयोगी प्रॉपर्टी हो जाता है। फिर हमने देखा था कि कैसे हम सारणी का प्रयोग हम त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में यूज कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, राइट। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई त्रिभुज है जिसका पॉइंट आपको मिला है x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। तो इसका क्षेत्रफल जो होता था एरिया आप जो निकालेंगे वो होगा हमारा 1/2। डिटर्मिनेंट को लिखेंगे कैसे, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, राइट। तो इस प्रकार से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि मान लीजिए अगर कोई पॉइंट है ए बी है, जिसका अगर कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, और इस पर कोई तीसरा पॉइंट है हमारा C है, जैसे XY है, तो इसका इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है, इस पॉइंट को निकालना है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारा जो एरिया होगा, एरिया आपका इसका होगा वो 0 होगा, राइट। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे x1 y1 1 x2 y2 1 xy 1 = 0। और त्रिभुज रिलेटेड और प्रॉपर्टी देखा था कि अगर मान लीजिए हमारा त्रिभुज का कोई भी एरिया कैलकुलेट करते हैं और प्लस माइनस आउटकम आता है तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। बट अगर एरिया की वैल्यू दी हुई है और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, उसके निर्देशांक निकालना है, तो उस स्थिति में जो वैल्यू कैलकुलेट स्टार्ट करेंगे वो प्लस माइनस वैल्यू लेके स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की थी। फिर हमने देखा था कि उपसारणिक और सहखंड क्या होता है। उपसारणिक एवं सहखंड तो कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए कोई हमारा डिटर्मिनेंट है, अव्यूह है, सारणिक है, वो किस प्रकार का है, इस प्रकार का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। तो कुछ इस प्रकार का मान लीजिए आपके पास सारणिक है और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसका
उपसाड़ी क्या होगा, तो उपसाड़ी क्या होता है, तो हर उपसाड़ी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, कोई एलिमेंट हमारा ए आई जे है तो उसका उपसाड़िक होता है एम आई जे, राइट। और वो एम आई जे कैसे क्या करते हैं, ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट बनते हैं। तो मान लीजिए हमारा A11 का उपसाड़िक ज्ञात करना है तो AM11 होगा, और इसको क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम के वैल्यू को छोड़ के जो साड़िक मिलेगा उसको हम लिख सकते हैं A22 A23 A32 A33, राइट। इसी प्रकार आप किसी भी एलिमेंट के लिए ज्ञात कर सकते हैं। अब आती है बात सहखंड क्या होता है, तो सहखंड क्या होता है, ये हमारा उपसाड़िक का उपयोग करते हैं। इसमें हमारा जो कोई एलिमेंट ए आई जे है तो इसका उपसाड़िक जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए आई जे, और इसका वैल्यू होगा माइनस ए आई प्लस जे इंटू एम आई जे, राइट। तो एम आई जे आप जैसे यहाँ पे निकालेंगे और जो आई जे फैक्टर है उसको ये लिख, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें A11 निकालना है तो क्या होगा, तो A11 होगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11, और इसका मतलब ये होगा स्क्वायर, इसका 1 प्लस 1 हो जाएगा तो प्लस 1 इंटू M11, राइट। तो M11 के बराबर होगा। तो इसी प्रकार आप किसी भी एलिमेंट के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड यूनिक प्रॉपर्टी हमने देखा था कि कोई भी रो के किसी भी रो या किसी भी पंक्ति या स्तंभ का जो एलिमेंट्स है उसके करस्पॉन्डिंग सहखंड के से मल्टीप्लाई कर दें सारे एलिमेंट का और सम निकालें, A11 A11 A12 A12 प्लस A13 राइट। तो आपका ये क्या होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स मान लीजिए A है वो उसके बराबर होगा, और किसी भी रो के उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे रो के सहखंड से मल्टीप्लाई करें। अगर मान लीजिए ये हमारा 21 प्लस A12 A22 प्लस A13 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारा सहखंड और उसके अवयव के गुणनफल से संबंधित। फिर हमने देखा था कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए हमारा कंडीशन क्या था, कोई मैट्रिक्स है, कोई आव्यूह A है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है A इज नॉट इक्वल टू 0। तो उस स्थिति में जब हमारा आव्यूह क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। और आव्यूह का सहखंडज क्या होता है, सहखंडज, राइट। सहखंडज जिसको हम आप एडजॉइंट भी बोलते हैं, एडजॉइंट। तो कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका जो एडजॉइंट होगा उसको हम लिखेंगे एडजॉइंट ए, राइट। तो सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं, सहखंडज ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। हमारा कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स है। तो इसका आप सहखंड निकालिए, हर एलिमेंट का सहखंड निकालिए। तो A11 का सहखंड क्या होगा, A11, A12 का सहखंड क्या होगा, A12, और उसका एक मैट्रिक्स बनाइए। तो मान लीजिए हर एलिमेंट का मैट्रिक्स क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, वही इसका एडजॉइंट होगा। तो एडजॉइंट ए जो होगा वो होगा आपका इसका जो हर एलिमेंट का जो करस्पॉन्डिंग सहखंड है उसका ट्रांसपोज जो होगा, यानी इसका रो ये हमारे कॉलम में आ जाए, राइट। A12 A13, और ये रो हमारा यहाँ पे आ जाए A21 A22 A23, और ये जाएगा A31 A32 A33, राइट। तो ये होगा हमारा लगेगा इसका एडजॉइंट, इसका सहखंडज, आव्यूह ए का सहखंडज होगा। तो इससे संबंधित कुछ हमने प्रमेय देखे थे, जैसे प्रमेय 1। हमने प्रमेय 1 क्या देखा था, हमने देखा था कि कोई ये मैट्रिक्स है ए है, आव्यूह एक है, उसका जो सहखंडज है एडजॉइंट ए का जो प्रोडक्ट है वो हमारा, या मान लीजिए कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है उसका जो कम्यूटेटिव यूज करें यहाँ पे, तो हमारा उसका जो आव्यूह का सारणिक होगा और जो तस्मक आव्यूह होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। और इसका हमने इजीली प्रूफ देखा था। हमने दूसरा प्रमेय भी देखा था। दूसरा प्रमेय क्या देखा था, दूसरा प्रमेय ये देखा था कि मान लीजिए कोई हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, और कोई दूसरा आव्यूह भी है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा, जो सारणिक होगा, वो भी नॉट 0 होगा, मतलब वो भी व्युत्क्रमणीय होगा। तीसरा प्रमेय हमने ये देखा कि कोई प्रोडक्ट कोई डिटर्मिनेंट आव्यूह ए है जिसका जो व्युत्क्रमणीय है, मतलब जो उसका डिटर्मिनेंट है 0 के बराबर नहीं है, उस केस में जो उनके प्रोडक्ट है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उस अलग अलग आव्यूह के सारणी के डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा।
तो इससे संबंधित हमने कुछ गुण भी देखे थे, शाखंडज के गुण। तो गुण हमारे क्या थे, हमारे ये था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा होगा डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के टू द पावर n माइनस वन, जहाँ n क्या है, कोटि है, उस आव्यूह की कोटि है, ए की कोटि। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था, दूसरा प्रॉपर्टी हमने एक्चुअली ये नहीं देखा था, बट ये आप याद रखें, आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा बराबर होगा हमारा एडजॉइंट का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का एडजॉइंट के बराबर होगा। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए भी है जिसका प्रोडक्ट का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो वो आपका बराबर होगा एडजॉइंट बी एंड एडजॉइंट ए। रिमेंबर रखिए ये प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी है कि कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, इसका अगर हम एडजॉइंट निकालें तो ये वैल्यू होगी हमारी एडजॉइंट, जो डिटर्मिनेंट होगा जो सारणिक होगा उसका टू द पावर n माइनस वन, और वो n माइनस टू और जो मैट्रिक्स है जो आव्यूह है उसके गुणनफल के बराबर, जहाँ पे n क्या है, मैट्रिक्स का आर्डर है, कोटि है। तीसरा पांचवा प्रॉपर्टी आपका, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है जिसका एक ए से मल्टीप्लाइड है और इसका अगर हम एडजॉइंट निकालें तो ये बराबर होगा आपका k टू द पावर n माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ पे हमारा k क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो एलिमेंट ऑफ r। तो ये ध्यान रखिए, जहाँ पे n क्या है, हमारा कोटि है। छठवां प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड है कि अगर कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स ए है, इसका अगर हम एडजॉइंट लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करें तो उसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट जो हमारा सारणिक होगा ए का टू द पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। सो ये अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया हमारा सारा प्रॉपर्टीज एडजॉइंट, हमारा जो सहखंडज, एडजॉइंट का मतलब सहखंडज से रिलेटेड माइनर कैसे ज्ञात करते हैं, कोफैक्टर ज्ञात करते हैं, मतलब सहखंड और उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, और हमारे सारणी के कुछ प्रॉपर्टी त्रिभुज की परिपल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने इन्वर्स डिटर्मिनेंट का जो सारणी का उपयोग करके किसी आव्यूह का इन्वर्स निकालते थे उस एडजॉइंट का कॉम्बिनेशन का यूज करके, तो उसे कैसे करते हैं। तो आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट सारणी का प्रयोग करें। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो मान लीजिए कोई ए है, ये हमारा व्युत्क्रमणी होगा, कब डिटर्मिनेंट होगा, जब ए इज नॉट इक्वल टू हमारा जीरो है, राइट। इस स्थिति में जो हमारा ए इनवर्स होगा उसे हम दे सकते हैं, जो डिटर्मिनेंट है जो सारणिक है ए का, उससे भाग करेंगे और हमारा एडजॉइंट ए। तो ये होगा ए इनवर्स निकालने का हमारा फार्मूला। और हमने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ना व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ऐसी स्थिति में इसका क्या होगा, इसका हमारा अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, राइट। बट आपके एक केस होते हैं, अगर हमारा डिटर्मिनेंट ए जीरो है, अगर जीरो के बराबर, तो इस स्थिति में हमारी जो हमारा इस दो स्थिति आ सकती है। मान लीजिए आपका कोई निकाय है, कोई इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी दिया हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से बी अगर मैट्रिक्स है तो इस स्थिति में आपका इसका हल यूनिक होगा कि नहीं होगा, यह ज्ञात करने के लिए अगर डिटर्मिनेंट ए है ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। मान लीजिए अगर आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, राइट। तो इस स्थिति में जो आपका ये होगा, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स बी के फॉर्म में, तो आपको होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, राइट। और ये आपके x हो जाएंगे x y z, और ये आपका बराबर होगा d1 d2 d3, राइट। तो ये हो गया आपका फार्मूला ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आप इसका यूनिक हल होगा जब हमारा डिटर्मिनेंट जो ये मैट्रिक्स है जो डिटरमाइन करता है इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट इस इन केस की अगर आपका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है इससे करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट ए जीरो मिल जाता है, तो इस स्थिति में दो कंडीशन है। आप अगर ज्ञात करिए कि जो एडजॉइंट ए है,
एडजॉइंट ए है और उसका जो मल्टीप्लिकेशन है बी के साथ, वो अगर आपका जीरो मैट्रिक्स नहीं आता, जीरो मैट्रिक्स आपको नहीं मिलता है ऑफ द सेम ऑर्डर, तो इस स्थिति में आपका जो आप कह सकते हैं कि इस निकाय का कोई हल नहीं है, इस समीकरण का निकाय का कोई हल नहीं, निकाय कोई हल नहीं, राइट। बट अगर आपका एडजॉइंट ए और जो बी का जो प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स मिलता है, तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं इसके कि ये जो संगत निकाय है अगर, तो इसका जो होगा अनंत हल होगा, अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा, राइट। तो अगर अनंत हल है तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा कि हमारा संगत निकाय है, और अगर कोई हल नहीं है तो हमारा जैसे ये है, तो इसकी स्थिति में हम इसे बोलेंगे असंगत निकाय, असंगत निकाय, राइट। तो ये तो हो गया हमारे, तो ये तो हो गया हमारा सारणी से संबंधित संक्षिप्त में जो हमने पढ़ा। आप अपने खुद नोट बनाइए, खुद पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद नोट बनाएंगे तो आपके हिसाब से बनाएंगे और वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा परीक्षाओं में और क्विक रिवीजन के लिए। तो आप निश्चित रूप से अपने नोट्स बनाएं जैसे आप पढ़ते जाएं, और जो आपको लगे कि ये चीज़ आपको नहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है, फ्यूचर में आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, क्विक रिवीजन में वो हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसका नोट जरूर बनाएं। तो ये तो हो गया संक्षिप्त में हमने क्या पढ़ा, बहुत ही ब्रीफ समरी। तो यहाँ पे हम अपना ये सारणी का जो अध्याय है उसे समाप्त करते हैं और अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर से। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।